हेलो क्लास। वेरी 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 वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बिना समय खराब किए पढ़ने वाले हैं 12.5 हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला लाइन शायद से आपका आना शुरू हो चुका है। ये देखिए भाई साहब तथास्तु हो चुका है। निल्स बोर के तृतीय अभिगृहित अनुसार जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न, ठीक है, इसको हम लोग Ni कह देते हैं। निम्न ऊर्जा कक्षा इसको हम लोग Nf कह देते हैं में, ठीक है, निम्न ऊर्जा कक्षा में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित कह ले या फिर संक्रमण कह ले, संक्रमण है ना, संक्रमण होते हैं तब दोनों कक्षा के ऊर्जा अंतर के बराबर, ओके, फोटोन उत्सर्जित करते हैं, जिसकी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जिसकी ऊर्जा इस प्रकार है भाई, इसकी ऊर्जा इस प्रकार है। ठीक है, फोटोन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, अंतर के बराबर फोटोन है ना, ऊर्जा अंतर के बराबर न्यू आई एफ के, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, के बराबर न्यू आई एफ आवृत्ति वाले, ठीक है, फोटोन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं। ओके, इसकी जो ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी भाई साहब जो फोटोन की ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी H न्यू, कहां से कहां तक, IF। ठीक है बच्चों, कोई कक्षा क्या है, Ni है, वहां से कहां संक्रमण होती है, NF में होती है। ठीक है, NF में संक्रमण करते हैं, तो कोई फोटोन उत्सर्जित करते हैं, कौन से वाला, H न्यू F का, ठीक है, एनर्जी वाला। नो प्रॉब्लम, ठीक है, फोटोन उत्सर्जन होता है, फोटोन उत्सर्जन कह सकते हैं वो बराबर हो जाएगा बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, वो देखिए, ठीक है, वो बराबर होगी एनर्जी किसका, आई का
माइनस एनर्जी एफ का। ठीक है, होगा भाई साहब। हम सबको पता है कि उस फोटोन का ऊर्जा बराबर होगा किसके, उच्च ऊर्जा वाले कक्षा माइनस निम्न ऊर्जा वाले कक्षा। भाई साहब ये कैसे हैं, उच्च ऊर्जा की कक्षा, ठीक है, उच्च ऊर्जा की कक्षा है ये क्या है, निम्न ऊर्जा कक्षा है ये। ठीक है, इनमें जब संक्रमण करते हैं हमारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से हमारे फोटोन उत्सर्जित करते हैं, जिसका वैल्यू है EI माइनस EF। ठीक है, EI का वैल्यू क्या होगा, EI का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे पहले हम लोग जानते थे, चूंकि जो बच्चों एनर्जी होती है, जो कुल ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, वो होती है माइनस m⁴ बटा में 8, ठीक है, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, है ना, और भाई साहब n स्क्वायर, और गुना में पाई स्क्वायर नहीं भाई साहब, h स्क्वायर, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर। ये होती है कुल ऊर्जा की वैल्यू जब nवीं कक्षा में हो। ठीक है, तो बच्चों यहां लिख सकते हैं हम लोग माइनस m⁴ बटा में 8h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर, और वो n कौन सा, Ni वाला, है ना, फिर माइनस, और फिर माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस m⁴ बटा में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर और n स्क्वायर, है ना, ये होगा। आपको पता है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना, ओहो, माइनस माइनस क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू सारी कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा m⁴ बटा में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर। ठीक है, यस, नो प्रॉब्लम। और अंदर क्या बंद हो जाएगी भाई साहब, ये प्लस में आ जाएंगे, मतलब कहे तो NF वाला पहले आ जाएगा, तो 1 बटा में NF का स्क्वायर, और ये माइनस में बाद में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में Ni का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे, देख लीजिए आप, m⁴ बटा में 8h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और यहां क्या बच रही है हमारे पास, यहां बच रही है h न्यू IF, I से लेके F तक संक्रमण करने पर जो फोटोन की ऊर्जा है भाई h न्यू के बराबरी तो होती है। अगर आप इस h को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, न्यू IF बराबर, ठीक है, m⁴ बटा में 8h³ एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 बटा में NF का स्क्वायर माइनस 1 बटा में Ni का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ चुके हमारे पास क्या, आवृत्ति का फॉर्मूला। ठीक है, मिला लीजिए आप, मिला लीजिए, क्या आपके ये आवृत्ति का फॉर्मूला है या नहीं है, बताइए, है या नहीं है, है, यस। चलिए, तो बच्चों इसे फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे नोट्स में डाल सकें, और कुछ में मिटाऊं तो आपको कोई तकलीफ ना हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ये तो निल्स बोर के तृतीय अभिगृहित के अनुसार ही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तीसरे अभिगृहित का मतलब क्या है बच्चों, अभिगृहित का मतलब है कुछ स्वतः ही मान लेना। भाई निल्स बोर ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड बात कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, इसीलिए मैं खुद ऐसा मानता हूं कि यदि वह किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जो है ना संक्रमण करेंगे ना, तो वो फोटोन उत्सर्जित करेंगे। यह बात वो स्वतः मान करके, लोग सामने वाले माने चाहे नहीं माने, वो स्वतः मान करके सब लोग को बोले कि भाई साहब यह फॉलो करना पड़ेगा, करेंगे तो हमारे निल्स जो हमारे रदरफोर्ड की बातें वो सब सत्य है। समझ गए, तो उसके अभिगृहित कहते हैं। अभिगृहित क्या होता है, उसको इंग्लिश में पोस्टुलेट्स कहते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होता है, जो स्वतः मान करके फोर्सफुली आपको मनवाई जाती है। ठीक है, उसे हम लोग अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, तो निल्स बोर के तृतीय अभिगृहित अनुसार क्या था कि जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में स्थानांतरित होते हैं, संक्रमण होते हैं,
तब दोनों कक्षा के ऊर्जा अंतर के बराबर वो न्यू IF आवृत्ति वाले फोटोन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, उन्होंने, है ना, इस आवृत्ति वाले ऊर्जा, है ना, वाले फोटोन का क्या किया, उत्सर्जन किया, जिसकी ऊर्जा क्या होंगी भाई साहब, इसके बराबर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, वो, है ना, प्रथम माइनस अंतिम कक्षाओं के ऊर्जा अंतर के बराबर, है ना, जिसकी ऊर्जा ये है। अब हमने चूंकि लिख रखा है, इससे पहले हमने डेरिवेशन कर रखा है कि हमारे जो कुल ऊर्जा का जो समीकरण होता है वो होता है, अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु के, अगर हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में जो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है इतनी, है ना। ये बात हम लोग पहले कर रखे हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा दूं बच्चों, मिटा दिया जाए। चलिए, मैं कुछ मिटाता हूं, इधर मिटाता हूं ताकि आपको तकलीफ नहीं होगा। चलिए, देखिए क्या किया जाए बच्चों। NF बराबर 2 एवं NI बराबर 3, 4, 5 से लेकर अनंत। ठीक है, इसको फर्स्ट समीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, रखें तब यह फर्स्ट समीकरण, ठीक है, रिडबर्ग, ठीक है, रिडबर्ग सूत्र, ठीक है, हाँ, बाई, तब यह फर्स्ट समीकरण, ठीक है, बामर श्रेणी के रिडबर्ग का सूत्र कहलाता है। ठीक है, इससे आप रिडबर्ग नियतांक के सूत्र ज्ञात करने का समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसमें NF का वैल्यू कितना रख सकते हैं, 2, ओके, और NI का वैल्यू कितना रख सकते हैं, 3, 4, 5, कुछ भी रख सकते हैं, तब जो हमारा यह समीकरण है वह आपके इस रिडबर्ग सूत्र बन जाएंगे। ठीक है, न्यू IF बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ME स्क्वायर, ME का घात 4 बट्टा में 8H क्यूब एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर। ठीक है, और 1 बट्टा में NF की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर, माइनस 1 बट्टा में बच्चों NI का स्क्वायर, है ना। फिर ये बच्चों बामर श्रेणी के जो है ना, यह बामर श्रेणी के रिडबर्ग, है ना, रिडबर्ग नियतांक ज्ञात करने का सूत्र कहलाता है। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक ज्ञात करने का, रिडबर्ग नियतांक ज्ञात करने, ठीक है, ज्ञात करने का सूत्र कहलाता है। और यहां से आप अगर इस सेकेंड की तुलना की जाए, ठीक है, रिडबर्ग के सूत्र से, रिडबर्ग ज्ञात करने के सूत्र से, तो हमारा आ सकता है यहां से क्या बच्चों, यहां पर म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, हमारे रिडबर्ग ज्ञात करने के जो सूत्र थे वो क्या थे, 1 बट्टा में लैम्डा बराबर में R गुना में 1 बट्टा में 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में NI का स्क्वायर, इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा थर्ड समीकरण। अगर इनका तुलना किया तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर इनका तुलना किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, सब कुछ सही है, बस यहां न्यू की जगह लैम्डा आ जाए। तो न्यू की जगह लैम्डा कैसे आ सकता है, हमें पता है, चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि भाई साहब 1 बट्टा में लैम्डा बराबर में होता है, ठीक है, न्यू
1 लेमडा बराबर में होता है न्यू और बटा में सी। ठीक है, ये होता है, ये बात हमें पता है। अगर इसे भाई साहब सेकेंड में रखें तो क्या हो सकता है? ठीक है, फोर्थ को सेकेंड में रखें, अगर ऐसा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा बताइए, क्या प्राप्त होगा? तो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यस, यहां लिख रहा हूं भाई साहब। इसे लिख सकता हूं मैं 1 लेमडा कहां से कहां तक, आई एफ वाले का, बराबर, ओके, ये न्यू बटा में सी हो जाएगा, है ना, न्यू बटा में सी, तो ये लेमडा का बन जाएगा। मतलब सी को बराबर से पहले भी भाग कीजिए और बराबर के बाद भी भाग कीजिए, तो इसको लिखा जा सकता है 1 लेमडा आई एफ, और बराबर में क्या बन जाएगा, एम ई के घात 4 बटा में 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर और गुना में सी हो जाएगा। भाई साहब बस हमने क्या किया, न्यू बटा में सी होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, 1 लेमडा बन जाएगा, बोलिए हाँ या ना, बन जाएगा। तो सी इधर भाग कर दिया तो इधर भी भाग हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इतना, और गुना में क्या, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/में भाई साहब एन आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और यह समीकरण आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह समीकरण प्राप्त हो जाएंगे आपको, ये देखिए। ठीक है, तो भाई साहब फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ले लिए आप स्क्रीनशॉट, चलिए ध्यान से आप इसे अपने नोट्स में डाल सकते हैं, मिटाया जाए। बच्चों अब अगर, ठीक है, अब अगर इसको बोलते हैं हम लोग कौन समीकरण, 5वां। ठीक है, अब 5 एवं 3 का अगर तुलना किया जाए, ठीक है, 5th एवं 3rd की तुलना से क्या पता चल रहा है, भाई साहब, कि आर बराबर में क्या हो जाएगा, देखो 1 लेमडा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 में एन आई 1 में एन आई, क्या बच रहा है, आर के बदले क्या जा रहा है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ई के घात 4 बटा में 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, ये हो जाएंगे, है ना, नो प्रॉब्लम। और बच्चे सभी नियतांक, यहां हमें पता है m क्या है, मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 9.1 गुना में 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना में 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, H का वैल्यू कितना होता है, प्लांक नियतांक का 6.63 गुना में 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, 8.85 गुना में 10 के घात माइनस 12। ठीक है, इसकी जो मात्रक है वो क्या आ जाएगी, मात्रक आ जाएगी, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन स्क्वायर, सही है। ठीक है, यस, एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, मुझे जहां तक पता है कि बराबर में हो जाएगा एफ गुना में आर स्क्वायर और बटा में क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बटा में है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम का स्क्वायर, तो उसका उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर। सही है, सही भाई साहब, एकदम सही लिखा है हमने, फिर भी अगर कुछ गलत लगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 3 गुना में 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। इन सभी वैल्यू को, सभी नियतांक
को, ठीक है, इसे कहा जाए कौन सा, 6th समीकरण। नियतांक को 6th में रखने पर, 6th में रखने पर क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ बच्चों r बराबर में 1.0, ठीक है, 1.06 गुना में 10 के घात 7 प्रति मीटर, ठीक है, यह प्राप्त हुए। चेक कर लिया जाए एक बार, 1.03 लिख सकते हैं, 03 प्राप्त हुआ, ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। ओके, ओके भाई साहब, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतने प्राप्त हुए बच्चों, इन सभी वैल्यूज को, इन सभी नियतांकों को यहां रखने पर, ठीक है। एक कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं हम लोग कितनी प्राप्त होती है या नहीं होती है। यह हमारे, ठीक है, अनुमानिक मान से मान के लगभग थे। और जो हमारे पास अनुमानित मान होते हैं रिडबर्ग नियतांक का, अनुमानित मान, कौन सा मान, अनुमानित, ठीक है, जो मान है रिडबर्ग नियतांक के, वो कितने थे भाई साहब, r बराबर में 1.09 गुना में 10 के घात 7 मीटर। तो इनके लगभग क्या था, ये बराबर थे, समझ गए, बिल्कुल। तो इसीलिए वैल्यू क्या कर लिया गया, यहां से मान लिया गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं आगे मिटाता हूं, चलिए। चलो बच्चों, आगे क्या लिखा जाए, आगे क्या लिखा जाए वो देखिए। देखिए क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में, ठीक है, संक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, तब, है ना, संक्रमण करते हैं तब, निम्न ऊर्जा कक्षा में संक्रमण करते हैं तब विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं, जिसे, ठीक है, उत्सर्जन रेखाएं या स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं। वैसा क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं, ओके, स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं। ये जो आपने लिखा है ना लाइन स्पेक्ट्रम, वही रेखाएं, ठीक है, यही रेखाएं होती है भाई साहब। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से, जब किसी परमाणु के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में संक्रमण करते हैं, तब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है ना, और जिसे उत्सर्जन रेखाएं कहते हैं या स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं, इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझ गए। अब बच्चों बामर के लिए,
या फिर लाइमन के लिए स्पेक्ट्रम रेखाएं के तरंगदैर्घ्य का सूत्र इस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ गए होंगे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होती है है ना। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम क्या था, जब हमारे पास उच्च कक्षा है ना उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में जब संक्रमण करते हैं ना, तो भाई साहब जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है, यही रेखाएं उत्सर्जित रेखाएं कहलाती है और यही लाइन स्पेक्ट्रम बन जाती है। ठीक है, तो लाइमन के लिए स्पेक्ट्रम रेखाएं के तरंगदैर्घ्य का सूत्र इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। लाइन के लिए जो बच्चों NI था वो क्या था, ये था 3, ठीक है, लाइमन है ना भाई साहब 2, NI जो थी हमारे पास, ठीक है, जो NI थी वो थी 2, 3, 4, कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, जो NF थी वो क्या थी, 1 थी भाई साहब। ठीक है, इसीलिए इसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या आ जाएगा, R मल्टीप्लाई बाय 1/NF। NF क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ज्ञात कर सकते हैं आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से बच्चों किसके लिए, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी का तरंगदैर्घ्य आप ज्ञात करने का सूत्र देख ही चुके हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र 1/में लैम्डा बराबर में क्या होता है, रेडबर्ग नियतांक 1/में। ठीक है, 1/में जो इसमें बच्चों NI होती है वो होती है कहां से, 3, 4, 5, 6 इन्फाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, और जो हमारे पास NF होती है ये इनकी 2 होती है। ठीक है, तो इसका NF का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/में NI का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, ठीक है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए बच्चों, पाश्चन श्रेणी के लिए जो स्पेक्ट्रम रेखाएं थी वो कहां से प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त हुई थी NI के लिए। कितनी थी, NI के लिए थी हमारे पास ऐसा 4, 5, 6 से लेके कहां तक, इन्फाइनाइट तक। और इनके लिए NF क्या थी भाई साहब, 3 थी। तो इनके लिए 1/में लैम्डा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र था वो क्या था बच्चों, आपको पता है क्या, रेडबर्ग नियतांक मल्टीप्लाई बाय 1/में NF क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1/में NI का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको तरंगदैर्घ्य निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या था, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी, ये सारे हमारे वैज्ञानिक थे, इनके खोजकर्ता के नाम पर इन सबके नाम रखी गई थी, इन सभी श्रेणी की। ठीक है बच्चों, इनके लिए क्या था, NI का वैल्यू 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो NF की वैल्यू थी वो कितनी थी भाई साहब, 4 थी। तो इस तरह से 1/में लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, रेडबर्ग नियतांक 1/में NF का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1/में NI का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चों फुंट की आती है, किसकी, फुंट श्रेणी। ओके बच्चों, ये जो फुंट श्रेणी है वह NI बराबर में कहां से प्राप्त हुई थी, 6, 7, ठीक है, कहां तक, इन्फाइनाइट तक।
NF का वैल्यू क्या था इसमें, NF की वैल्यू थी बच्चों 5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1 लेमडा बराबर रेडबर्ग नियतांक मल्टीप्लाई बाय 1 NF, NF क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1 NI का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएंगे यहां से तरंग दैर्घ्य आपके, ठीक है। ये इस तरीके से बच्चों जो आपके बामर्स है ना लाइमन श्रेणी प्राप्त होते हैं वो किस चित्र में प्राप्त होते हैं आपको, ये किस चित्र में प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं बच्चों पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है। इसके जब तरंग दैर्घ्य देखे गए, इसका जो तरंग दैर्घ्य का प्रास देखा गया, तरंग दैर्घ्य का जो प्रास देखा गया, तो वो तरंग दैर्घ्य का प्रास किस में आ रहा था बच्चों, पराबैंगनी क्षेत्र में आ रहा था, ठीक है। जो बामर श्रेणी थी वो किस में आ रहा था बच्चों, ये दृश्य क्षेत्र में आ रहा था। कौन क्षेत्र में आ रहा था, दृश्य क्षेत्र में। इसके जब तरंग दैर्घ्य देखे गए कहां से कहां तक भाई साहब, 3 से लेके इन्फानाइट तक, तो ये कौन सा प्राप्त हुआ, किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, दृश्य क्षेत्र में। और ये जो पांचन है बच्चों ब्रैकेट और फुंट है वो किस में प्राप्त हुआ, अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त का मतलब इंफ्रारेड है ना, अवरक्त क्षेत्र जो था उसमें इनके तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुए, ठीक है। इनके किस में थे, अवरक्त क्षेत्र में। यह बात ही मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना, दोबारा इस बात की चर्चा हुई है तो कर लेते हैं हम लोग भी। और ये किस में प्राप्त हुई भाई साहब, ये भी हमारे प्राप्त हुई अवरक्त क्षेत्र में। जब इनका तरंग दैर्घ्य का प्रास आया, भाई तरंग दैर्घ्य का प्रास कहां से कहां तक होगा बताइए आप, इनमें होंगे 4 से लेके इन्फानाइट तक, NI का वैल्यू रखने पर अलग अलग तरंग दैर्घ्य आएगी। एक बार तरंग दैर्घ्य किस पर आएगी, एक बार आएगी 4 पर, एक बार आएगी इन्फानाइट पर, ठीक है। तो मतलब तरंग दैर्घ्य किनके बीच का वैल्यू होगा भाई साहब, इनके लिए होगा लेमडा 4 से लेकर लेमडा कहां तक, इन्फानाइट तक। तो इनका जो ये प्रास आया ना वो किस में आया, अवरक्त क्षेत्र में। ये कहां से कहां तक आएंगे भाई साहब, ये जो लेमडा था वो लेमडा का वैल्यू कहां से आएंगे, ये आएंगे 5 से, और कहां तक, ये आएंगे लेमडा अनंत तक, ठीक है। ये जो फुंट श्रेणी है बच्चों उसके लिए लेमडा कहां से कहां तक आएंगे, ये लेमडा आएंगे, ठीक है, लेमडा आएंगे कहां से 6 से, ठीक है। कहां तक आएंगे, ये आएंगे भाई साहब लेमडा इन्फानाइट तक, ओके। जो हमारे पास बच्चों लाइमन श्रेणी है वो कहां से कहां तक आएंगे, ये आएंगे हमारे पास लेमडा, लेमडा कहां से कहां तक आएंगे भाई साहब, 2 से लेके कहां तक, इन्फानाइट तक, ठीक है। बच्चों जो बामर श्रेणी है उसके लिए तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक आएंगी, लेमडा कहां से कहां तक, लेमडा आएंगे हमारे पास 3 से कहां तक, ये आएंगी लेमडा इन्फानाइट तक। तो ये जो प्रास आई ना तरंग दैर्घ्य का, ठीक है, ये जो तरंग दैर्घ्य का प्रास आया 2 से इन्फानाइट तक, 3 से इन्फानाइट तक, है ना, 4 से इन्फानाइट तक, 5 से इन्फानाइट तक, 6 से इन्फानाइट तक, ये आई अवरक्त क्षेत्र में इन तीनों का, इनका आया दृश्य क्षेत्र में और इनका आया पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है। इनके विकिरणों का विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें इसमें प्राप्त हुए, ठीक है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद से सारे आपके कैमरे में विजिबल होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चाओं को देखेंगे, आगे हमको क्या मिलने वाला है। मिटा दिया जाए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसा कुछ भारी चीजें मैं बता नहीं रहा हूं, जो भी बता रहा हूं मैंने आपको समझा दिया। नहीं कोई कठिन बात कर नहीं रहे हम लोग, जो बड़ा आसान भाषाओं का प्रयोग किया जाए। साइंस पढ़ रहे हैं आप भाई साहब, साइंस के बच्चे तो एकदम इशारों में बात हो जानी चाहिए। अगर कुछ बच्चे इशारे में बात नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब, आपको इशारों में बात करने की तरकीब सीखनी पड़ेगी, है ना। कुआं तो आपके पास उठ के आएगा नहीं, अगर आपके पास पैर नहीं है तो कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी बार बार कुआं तक पहुंचने के लिए, है ना। अगर आपके पास पैर नहीं है तो कुआं तो आपके पास उठ के नहीं आएगा कि भाई साहब ये बेचारा लंगड़ा है, चलते हैं इसे पानी पिला कर आते हैं, ऐसा तो होगा नहीं भाई साहब। आपको खुद अपने कदम जो है बढ़ाने पड़ेंगे, आपको वह उस काबिल बनना पड़ेगा ताकि आप, है ना, कुएं तक पहुंच सके और पानी पी सके। कुआं तो आपके पास उठकर आने से ही रहा, ठीक है। कुआं तो आपके पास बच्चों आने वाला नहीं है, आपको कुआं तक क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां तक नो प्रॉब्लम बच्चों। इन श्रेणी को दिखा दिया जाए,
देख लीजिए, इसको ऊर्जा कक्षा पे दिखा दिया जाए। बच्चों ये n बराबर क्या है, 1 है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निम्नतम, निम्नतम, ठीक है, अवस्था। ये निम्नतम अवस्था है, ठीक है। और ये क्या है, ये है n बराबर 2। ये क्या है भाई साहब, n बराबर 3। ये क्या है भाई साहब, n बराबर 4। और ये क्या है भाई साहब, n बराबर में 5, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, इनफाइनाइट तक। ओके, इन पर ऊर्जाएं दिखा रही हो बच्चों। इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसकी दिखा रखा हूं मैं, ये दिखा रखा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखा रखा हूं मैं इस पे, ठीक है। यस, इसके बच्चों कितने होंगे, -3.4 4 चौके 16, ठीक है। 3 3 9, इसके कितनी ऊर्जाएं हो जाएंगी, -1.999999999 4 13 9 5 45, ठीक है। 9 5 45 और 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चौथे की कितनी होगी भाई साहब, 4 चौके 16 16 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस में। ओके, 5 में कितना होगी, 25 25 75 25 चौके 100, 25 चौके 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, ठीक है, 125 और 11, 25 चौके 100, तो 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस पर, इन 5वें पर, ये चौथे पर, ये तीसरे पर, ये दूसरे पर, ठीक है। यस बच्चों, क्या होगा, है ना, कि हमारे जो परमाणु है वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे, आयनित अवस्था में, आयनित हो जाएंगे, ठीक है। यस, ओके, जब वह उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे तो क्या होंगे भाई साहब, इस तरह से जब इस कक्षा से कक्षा में आएंगे तो क्या करेंगे, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। इसमें आएंगे तो इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें आएंगे तो इसमें करेंगे, ठीक है, यहां से इसमें आएंगे तो इसमें करेंगे, ठीक है, इनसे करेंगे तो इसमें करेंगे, ठीक है। इन श्रेणी को क्या कहा गया भाई साहब, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी कहा गया, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। ओके, दूसरे वाले कक्षा में बच्चों, यहां से इसमें, यहां से इसमें, यहां से इसमें, यहां से इसमें, जब हमारे कोई भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा अवशोषित करके, ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए थे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में चले गए थे, और वहां से जब अपने मूल अवस्था में आए तो उन्होंने उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण किया। ये क्या है आपका, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इस श्रेणी को किसने खोजा, लाइमन श्रेणी। इसको किसने खोजा, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, ठीक है। यस, तीसरे वाले को भाई साहब कहां से आएंगे, जब चौथे वाले में चला गया होगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण करके, 5वें वाले में चला गया होगा, अनंत वाले में चला गया होगा, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया पाश्चन। ये पाश्चन श्रेणी से नाम दिया गया इस स्पेक्ट्रम के समुच्चय को। जब भाई साहब चौथे वाले में कहां से आएंगे, 5वें वाले से, अनंत वाले से, इसका नाम क्या दिया गया भाई साहब, ब्रैकेट। इन समुच्चय को ब्रैकेट श्रेणी कहा गया, ठीक है। यस, और जो 5वें वाले में है वो कहां से आए, वो आए कहां से, ऊपर वाले से, छठे वाले से या फिर अनंत वाले से। इनके श्रेणी को क्या कहा गया, इनको कहा गया भाई साहब, इनका नाम जो है वो रखा गया क्या, इनका नाम रखा गया, ठीक है, फुंट श्रेणी। कौन सा श्रेणी, फुंट श्रेणी। ओके, फुंट श्रेणी। ओके, और बच्चों ये बामर श्रेणी क्या था,
n बराबर 2 पर। ये किस पर था? ये था बच्चों पास्टन n बराबर 3 पर। ये किस पर था भाई साहब? ये n बराबर 4 पर। ये किस पर था भाई साहब? n बराबर में 5 पर। ठीक है, चलिए, तो इन अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। ठीक है, ये किसके लिए थे भाई साहब? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थे ये। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग ऊर्जा कक्षा में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, का अलग अलग श्रेणी नाम दिया गया, अलग अलग समुच्चय का नाम दिया गया इसे। ठीक है, अलग अलग समुच्चय का नाम दिया गया, इसे कहा गया लाइमन श्रेणी, है ना। चलिए, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। ठीक है, इसे समझाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने बता दिया कि क्या हो रहा है, कौन सी घटना है। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए, तो बच्चों आपकी जो 5वीं टॉपिक है वो खत्म होती है यहीं पे। आप हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम समझ चुके हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? जो अलग अलग कक्षाओं में, निम्नतम कक्षा में बामर लाइमन श्रेणी बनती है। ठीक है, यस, रेखाओं का, उत्सर्जित रेखाओं का। ठीक है भाई साहब, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उच्च कक्षा में चले गए थे, है ना। वहां से जब निम्न कक्षा में, निम्न ऊर्जा की कक्षा में आना चाहे तो उसे उत्सर्जन करना पड़ा। किसका? फोटोन का। ठीक है, फोटोन उत्सर्जन करने से अलग अलग तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रम दिखी, उत्सर्जित रेखाएं दिखी। ठीक है, उस समुच्चय सतत रेखाओं का नाम दिया गया। जब पहले कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, वहां पर आने पर अलग अलग कक्षाओं से जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया उसे लाइमन कहा गया। दूसरे वाले कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बामर श्रेणी ने खोजा। तीसरे वाले में आने वाले में, तीसरे कक्षा में ऊपर से उच्च ऊर्जा कक्षाओं से आने वाले को क्या कहा गया? पासन कहा गया। चौथे वाले को ब्रैकेट कहा गया। पांचवें वाले को फुंट कहा गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों, और वो है हमारे पास 12.6, जिसका नाम है क्या? वो देखिए, बोर के, ठीक है, बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण, दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक है, देखिए क्या है ये बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का डी ब्रॉगली द्वारा क्या किया गया? स्पष्टीकरण किया गया। ठीक है, यस, ये हमारे छठे टॉपिक का हेडलाइन। क्या अर्थ है इसका? फटाफट समझ लेंगे, बहुत छोटी टॉपिक है। ठीक है, समझिए, नाम बहुत बड़ा है, हेडलाइन बहुत बड़ा है बहुत छोटी टॉपिक, बहुत छोटी बात लेके आने वाली है बड़ी बड़ी बातों में। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, क्या हुआ 1923 ईस्वी में। वैसे पहले हमें पता था कि बोर के, ठीक है, बोर के द्वितीय अभिगृहित अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी अस्थाई कक्षा में, ठीक है, अस्थाई कक्षा में गतिशील
रहते हैं भाई बोर्ड के द्वितीय विपरीत अनुसार, ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स उसी अस्थाई कक्षा में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के, ठीक है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में नाभिक के चारों ओर गतिशील रहते हैं जब उसकी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग h/2 के पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, ठीक है। उन्हीं कक्षाओं में हमारे द्वितीय विपरीत के अनुसार क्या था कि हमारे किसी भी परमाणु के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स उसी अस्थायी कक्षा में नाभिक के चारों ओर गतिशील रहते हैं जब उसकी, है ना, जब उसकी कोणीय संवेग, जब उस कक्षा के इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग, है ना, h/2 के क्या है, पूर्ण गुणज होते हैं, ठीक है, समझ गए। उनके अनुसार से था कि भाई साहब एम भी अगर nवें कक्षा में है तो Rn त्रिज्या होगा, वो बराबर होगा भाई साहब NH/2 के। ये बात उन्होंने कहा था। प्रश्न आई यहां से प्रश्न आई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग, कोणीय संवेग NH/2 के, ठीक है, या फिर h/2 के, है ना, इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग h/2 के पूर्ण गुणज क्यों होगी, ठीक है, क्यों होगी, इसके बराबर में क्यों लिखूं, ऐसी सवाल आने लगा बच्चों, ठीक है, ऐसे सवाल उठाएंगे कि क्यों लिखूं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कौन आए भाई साहब ब्रॉगली साहब, ठीक है यस, ठीक है, इस बात पर कौन आ गए, दे ब्रॉगली। सन 1923 ईस्वी में दे ब्रॉगली ने स्पष्टीकरण दिया कि, ठीक है, नाभिक के, ना, परमाणु के नाभिक के चारों ओर गतिशील, है ना, आवेशित इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, गतिशील आवेशित इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तरंग कण की तरह स्वीकृत किए जाएं, ठीक है, किए जाएं, तब यह, ठीक है, तब यह तरंगों के भांति, ठीक है, विशिष्ट कक्षा में गतिशील होते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को इसे द्रव्य कण मत समझिए, द्रव तरंग कण समझिए, ठीक है। ये जो आवेशित इलेक्ट्रॉन है, जो त्वरित हैं, उसे आप द्रव कण कहिए, और अगर आप द्रव तरंग कण कहेंगे, तरंग कण है ये, ठीक है, आप इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तरंग कण कहेंगे, तरंग वाले कण कहेंगे, तब यह तरंगों के भांति विशिष्ट कक्षा में क्या हो रहा, गतिशील होगा,
ठीक है, क्या इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको? भाई साहब अगर हमारे पास नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर अगर कक्षाएं हैं, अगर इलेक्ट्रॉन भाई साहब गतिशील है, तो वह हमारे, ठीक है, इस तरीके से भाई साहब तरंग की तरह गतिशील रहने चाहिए। तरंग की तरह गति करेंगे ये कक्षाओं में, इस तरीके से तरंग की तरह क्या करेंगे, गति करेंगे। ऐसा कहा उन्होंने, तरंग की तरह क्या करेंगे, ये गति करेंगे, उन्होंने ये कहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पक्का बोलिए, नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं मिटाऊं, इसे मिटा दिया जाए। चलिए मिटाते हैं। ये क्या है भाई साहब, व्हाट इज दिस चित्र? ये चित्र क्या है, ये चित्र क्या है? सॉरी, उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठ जाओ। बच्चों थोड़ा पानी पी लिया जाए, याद आ गई पानी की, फिर आगे हम लोग तो चर्चा करेंगे ही। हैव अ ड्रिंक प्लीज, आप लोग भी पानी पी ले जरा। इसे कहेंगे बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के विशिष्ट कक्षा में अप्रगामी प्रगामी तरंग की भांति इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के विशिष्ट कक्षा में अप्रगामी तरंग की भांति इलेक्ट्रॉन की गति। अप्रगामी का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, खड़ी खड़ी चलने वाली। भाई साहब अगर किसी रस्से को आप एक तरफ बांध दीजिए और रस्सी को एक तरफ पकड़ के ऐसे ऐसे उठाइए, तो क्या होगा, ये भाई साहब रस्सा जो है वो तरंग की तरह चलेगा, ओ है ना, ऐसे उठेगा और गिरेगा, उठेगा और गिरेगा, उठेगा। इसी को कहते हैं अप्रगामी तरंग, ठीक है, ठीक है, अप्रगामी तरंग कहते हैं, ठीक है, खड़ी होने वाली और गिरने वाली तरंग है। समझ गए बात? तो इसी तरीके से ये चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है रस्सी की तरह ये आगे बढ़ रहा है। समझ गए? हाँ, तो उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चों, उन्हें क्या कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं तरंग की तरह, तो ये अपने पथ को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ना, तरंग की भांति गति करते, ठीक है, भांति गति करते समय अपने पथ पर गतिशील रहेंगे। अपने पथ पर क्या रहेंगे, गतिशील रहेंगे, है या नहीं है बच्चों? अब अगर गतिशील रहेंगे, ठीक है, अगर इसी पथ पर दोबारा चलेंगे, तो हम आपको बता रखे हैं कि दो तरंगे, पहले एक तरंग आई और फिर दोबारा वही तरंग रिपीट हो रही है ना। तो दो तरंगे भाई साहब उसी रास्ते पर वही तरंग फिर से आ गई,
एक और तरंग क्या हुआ बच्चों, फिर से इस पर एक और तरंग जो है वह क्या हो गया, आ गया। ठीक है, फिर से एक तरंग आ गया। समझ गए बात आप? तो दो तरंगे एक पथ पर, ठीक है, समान समान, ठीक है, समान कलांतर में हो, समान कलांतर में हो, तब संपोषी संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण करता है। अब ये संपोषी व्यतिकरण आप बच्चों प्रकाश के तरंग प्रकृति में समझेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, वहां समझिए जाके संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, तो एक पथ पर समान कालांतर में हो तो तब संपोषी व्यतिकरण करता है। समान कालांतर का मतलब समान कला में, उसी तरीके से ये तरंग, अगर बच्चों अगर ये कोई तरंग ऐसे चल रहा था तो दूसरी तरंगे भी कुछ इसी तरीके से चले, लेकिन भाई साहब चलते हुए कुछ यहां से आए। ठीक है, यहां से आ रहा है, ये यहां से और पीछे से आ रहा है, लेकिन इसी के तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों मिलके अगर इसको आप उठा के यहां रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैसे व्यतिकरण करेंगे भाई साहब, संपोषी व्यतिकरण। अगर समान कलांतर हो, समान कला हो इस दोनों का, ठीक है, कलांतर क्या होता है वो आप प्रकाश के तरंग प्रकृति में अध्याय नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, जब दोनों का समान कलांतर हो तो ये दोनों मिल करके, ये दोनों तरंगे क्या करते हैं, मिल करके क्या करते हैं, संपोषी व्यतिकरण करते हैं, संपोषी व्यतिकरण करते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा था भाई साहब, डी ब्रोगली ने कहा था। ठीक है, ओके। और संपोषी और संपोषी व्यतिकरण व्यतिकरण की स्थिति में तरंगों का, ठीक है, पथांतर, तरंगों का पथांतर, ठीक है, तरंगों का पथांतर बच्चों क्या होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ये बात आप कहां पढ़ेंगे, तरंग प्रकृति में। ठीक है, कि जब संपोषी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है तो पथांतर जो है बच्चों, पथांतर को दिखाते हैं डेल्टा एक्स से। एक्स क्या है बच्चों, उसके पथ, डेल्टा एक्स क्या है, या पथांतर, ये आप पढ़ेंगे प्रकाश के तरंग प्रकृति में। तो पथांतर जो है वो बराबर होता है किसके, एन लैम्डा के। ठीक है, यहां पर एन क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है आपका। ठीक है, यस, एन लैम्डा, कितनी लैम्डा भाई साहब, एन लैम्डा, कितनी लैम्डा, 1 लैम्डा। ओके, इसके निम्नतम से पुनः इस निम्नतम तक तय की गई दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। क्या कहलाती है, लैम्डा। फिर यहां से लेके यहां तक लैम्डा, ये लैम्डा, फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एक और लैम्डा, जहां से फिर यहां तक कितने लैम्डा, एक और लैम्डा। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक कितने लैम्डा, एक और लैम्डा, और फिर यहां से लेके यहां तक कितनी लैम्डा, एक और लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा एंड लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा बटा 2 भाई साहब। ये ऐसे कुछ गति कर रही है भाई। पथांतर मतलब तरंगदैर्घ्य क्या होता है ये बात आपको पता है ना भाई। निम्नतम से पुनः निम्नतम एक के पश्चात जो प्राप्त कर रहा है, निम्नतम के दोबारा निम्नतम तक, निम्नतम के दोबारा निम्नतम तक क्या होता है इसकी, ओहो यहां होगी ना, यहां होगी भाई साहब, यहां होगी। ठीक है, यश, ओके। मतलब ये तरंगदैर्घ्य दिखा रहा हूं मैं, ये प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह कितनी हो जाएंगी, है ना, ये दिखा रहा हूं मैं। चलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने हटा दिया, यस हटा दिया बच्चों। चलिए आज ही यहां पर
ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा भाई साहब? डी ब्रॉगली ने। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पथांतर बराबर कितना होता है? एन लेमडा। कोई दिक्कत। और पथांतर का मतलब होता है दो तरंगों के बीच की, दो तरंगों के बीच की, दो तरंगों के बीच की पथ का अंतर। ठीक है, पथांतर क्या होता है? दो तरंगों के बीच की पथ का अंतर। ये भी आप तरंग प्रकृति में पढ़ेंगे। पथ का अंतर का मतलब क्या है? रास्ते का कितना अंतर है। तो बच्चों एक तरंग जो है, पहला तरंग पूरा ऐसे गति करते 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 इस परिधि पर यहां तक पहुंच चुकी है, और फिर दूसरा तरंग स्टार्ट होगा। तो पहला तरंग कितना दूरी तय कर चुका है? 2πr दूरी तय कर चुका है, और दूसरा वाला अभी स्टार्ट ही किया, जीरो पे ही है। तो पथांतर कितने का हो गया? दो तरंगों के बीच में, दो तरंगों के बीच में, दो तरंगों के मध्य पथांतर कितना हो गया? मध्य पथांतर बताइए कितना हो गया? पथांतर हो गया भाई साहब, एक तरंग जो है वो 2πr दूरी तय कर चुका है। कौन से कक्षा में? nवें कक्षा में। और पहला दूसरा वाला भी चालू ही हुआ है, तो अंतर इतने का हो गया। पथांतर किसकी कितने के बराबर होता है? एन लेमडा के बराबर होता है। नो प्रॉब्लम। 2πr n बराबर में क्या हो गया? एन लेमडा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई साहब। अब क्योंकि डी ब्रॉगली आए हैं, तो डी ब्रॉगली आपको पता है, दिस इज फर्स्ट समीकरण एंड दिस इज सेकंड समीकरण। डी ब्रॉगली ने ही बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन तरंग का प्रकृति बना रहा है ना, तो है ना, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? दे ब्रॉगली, ठीक है, दे ब्रॉगली के द्रव्य कण कण की तरंग प्रकृति की तरंगदैर्घ्य, तरंग प्रकृति की तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था। क्या दिया था भाई साहब? वो दिया था, है ना, लैम्डा बराबर में h अपॉन में p दिया था। यस। और p क्या होता है? द्रव्य, कोई भी द्रव्य कण है तो, कण है तो उसके पास p क्या होगा? संवेग होगा। और संवेग कितने के बराबर में होता है? संवेग होता है m गुना में v के बराबर में। और v किस कक्षा में भाई साहब? nवें कक्षा में अगर है तो। क्या इतने सारे विजिबल हैं आपके कैमरे में? यस हैं। चलिए भाई साहब इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। आप लिख लीजिए, इतने आप लिखे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे समझाते हैं आपको। ले लिए होंगे? चलिए, ये सारी कहानी थी भाई साहब, है ना, ये सारी कहानी थी जो आपको समझना है। आप बड़े हो चुके हैं, इन कहानियों को समझना तो आपको जरूरी है, समझना पड़ेगा। चलिए आ जाइए बच्चों। तो यहां से हम लोग थर्ड समीकरण, ठीक है, इस थर्ड को कहां रखेंगे? सेकेंड में, ठीक है। थर्ड को सेकेंड में रखने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2πrn बराबर में n लेमडा, और लेमडा का वैल्यू यहां से रखिए, कितना हो जाएगा? h बटा में mvn, ठीक है बच्चों। इससे mvn को इधर लेके आइए, ठीक है, और 2π को इधर लेके जाइए, तो क्या बन जाएगा? mvn बराबर nh और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2π। हा देखिए भाई साहब, mvn ये क्या होता है? कोणीय संवेग। ये किसका है ना फॉर्मूला भाई साहब? कोणीय संवेग का, ठीक है, किसी एनवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की। और nh अपॉन में 2π। यही तो कहा था भाई साहब। किसने कहा था ये बात? किसने कहा था भाई साहब? निल्स बोर ने कहा था। बस वो कह दिया था कि भाई साहब उन्हीं कक्षाओं में वो गति करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उस कक्षा में यदि उसका जो कोणीय संवेग है वो कोणीय संवेग किसके बराबर में हो? h अपॉन 2π के पूर्ण गुणज हो, तो वह उसी कक्षाओं में गति करेंगे। और यह बात डी ब्रोगली ने अपने बातों से सिद्ध कर दिया कि वह किस प्रकार उन्होंने कहा था किस कक्षाओं में, ठीक है। इस समीकरण का नाम हो गया 4, ठीक है। और समीकरण चार, ठीक है, बोर के, ठीक है, अस्थाई कक्षा के
इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग एवं NH अपॉन में 2 पाई के संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, जो समीकरण 4 है ना, वो अस्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की जो कोणीय संवेग है वो NH अपॉन 2 पाई के जो संबंध है, इसी बात को यह भी क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है ना। ये कौन सा कक्षा था भाई साहब, इस नाभिक के कौन सी कक्षा थी भाई साहब, nवां कक्षा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, n है। और nवें कक्षा में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो भाई साहब ये द्रव्य कण के तरंग प्रकृति की तरह जो गति कर रहे हैं, उसकी गति कितनी है, इस तरंग की गति कितनी है, n है। ठीक है, हाँ जी। तो इन सब बातों को कहते कहते इकट्ठा करते करते निल्स बोर के बातों को भाई साहब, है ना, दे ब्रॉगली ने क्या किया, अपनी कल्पनाओं से स्पष्ट कर दिया। ठीक है, पक्का समझ गए होंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए इसे मिटा दिया जाए, इसे तो मिटा सकता हूं। चलिए नो प्रॉब्लम बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो स्पष्ट कर दिया गया किसके द्वारा, निल्स बोर के द्वारा। अब आते हैं हम लोग क्या, निल्स बोर के अभिगृहित की कमियां। ठीक है, की कमियां, ओके, या फिर निल्स बोर के, ठीक है, परमाणु, ठीक है, परमाणु प्रतिरूप की कमियां। क्या कमी क्या हो गई, इनके प्रतिरूप में भी कमियां आ गई। सबसे पहला कमी क्या था भाई साहब, कि निल्स बोर के अभिगृहित केवल हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, के लिए लागू होती हैं। ठीक है, लागू होती है। ठीक है, यह अभिगृहित अन्य परमाणु के लिए लागू नहीं हो पाती। सबसे पहले ये कमियां थी। और ये कमियां क्यों हो पाई, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन में जो है वह केवल नाभिक में एक आवेश थे और नाभिक के बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में केवल कूलाम आकर्षण बल लग रहा था और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था कोई अन्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को व्यक्त करने के लिए। इसीलिए जो आपका अभिकेंद्री बल था वह सीधा विद्युत आकर्षण बल के रूप में आप दिखा दे रहे थे। लेकिन अगर और अन्य परमाणु लेंगे आप, उसके बाह्यतम कक्षा में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। बाह्यतम कक्षा में एक के बदले दो इलेक्ट्रॉन्स, दो संयोजकता के इलेक्ट्रॉन्स वाले परमाणु हो सकते हैं। और अगर 2 या 3 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत आकर्षण बल के अलावा इलेक्ट्रॉन बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल भी कार्यरत होने लगेगा। और फिर भाई साहब गहन परिचर्चा होने लगी, गहन चर्चा छिड़ जाएगी। और यही बात हुई, उसके लिए यह लागू नहीं हो पाई। तो दूसरी कमियां क्या थी, ठीक है, कि निल्स बोर के तृतीय अभिगृहित में उत्सर्जित विकिरण
विकिरण के आवृत्ति से संबंधित तीव्रता, आवृत्ति से संबंधित तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है बच्चों, तीव्रता तो अलग अलग थी, आवृत्ति तो अलग अलग थी हमारे इस उत्सर्जित विकिरण की, लेकिन उसकी जो है ना तीव्रता क्या होगी, इस तीव्रता का व्याख्या नहीं कर पाया। अलग अलग आवृत्ति के जो ये उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम थे, यह तीव्रता क्या होगा यह समझ नहीं आ रही थी। कुछ प्रकाश तो दिख ही नहीं पा रहे थे, तीव्रता बहुत कम हो जा रही थी, तो वो उत्सर्जित विकिरण दिख ही नहीं पा रहे थे। नहीं दिख पा रहे थे तो उसकी तरंगदैर्घ्य सही तरीके से ज्ञात नहीं की जा पा रही थी। ठीक है, इसीलिए यह निल्स बोर की ये भी एक कमियां हो गई। ठीक है, क्योंकि इनकी आवृत्ति तीसरे विपरीत में क्या थी कि उत्सर्जित विकिरण को आवृत्ति के आधार पर उस आवृत्ति वाले तरंगदैर्घ्य के रूप में जो है ना पहचानी जा रही थी, लेकिन कुछ आवृत्ति होने पर भी उसकी है ना तीव्रताएं कहीं डिम हो जा रही थी, कहीं तीव्र हो जा रही थी, तो वह सही से पहचाना नहीं जा पा रहा था। तो एक ये भी कमियां हो गई। ठीक है, चलिए, तो आपकी जो क्लासेस है वो बच्चों इसी सभी चीजों से भरा हुआ था और आपकी क्लास अब खत्म होती है। ये टॉपिक परमाणु की भी खत्म होती है। कोई अगर आपके साथ समस्या जुड़ी हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आपकी समस्याओं पर जोर दिया जाएगा और आपके समस्याओं को अपनी समस्या समझ के हम बिल्कुल बैठ करके आपके साथ रोएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे कनेक्ट रहेंगे और हमारे साथ अपनी बात साझा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप पढ़ाई करते रहिए और ढेर सारे ठीक है समयों का फायदा उठाइए। ओके, अभी आपके ऑनेस्ट होने का बहुत ज्यादा जो है आवश्यकता है। ऑनेस्ट रहिए अपने साथ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, है ना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं दोबारा, जरूर मिलेंगे कुछ नए अध्याय के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।